Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम टारगेट है हमारा कि हम इस 6th सीरीज वीडियो में कंप्लीट करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड का इस्तेमाल करके इक्वेशन का सॉल्यूशन करना। मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और फिर हम लोग फाइनली वेरिएबल एक्स वाई जेड जो कि आपके इस क्वेश्चन में दिख रहा है तीनों वेरिएबल का इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग जानने वाले हैं सॉल्व। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, सॉल्व दीज थ्री इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसी सेम क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड की जगह पर क्रैमर्स रूल से भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा कहता है तो वो एक्चुअली मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट मेथड हो जाएगा, जो कि हमारे दूसरे सीरीज ऑफ वीडियोस में है। काइंडली वहां जाके चेक करें, क्रैमर्स रूल कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करना होता है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सा है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारा है जो भी टर्म आपको दिए गए हैं वेरिएबल एक्स वाई जेड पर, उनके जो कोफिशिएंट्स है उनसे बनाया गया मैट्रिक्स। कौन सा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा 1 1 2, कॉलम वाइज लिखेंगे। यहाँ y के पहले 2 है, यहाँ y नहीं प्रेजेंट है यानी कि 0 है, तो हो गया 2 0, और यहाँ y के पहले -3 है तो -3 होगा। इसके बाद हम लिखेंगे z के कोएफिशिएंट्स को। z के कोएफिशिएंट पहले वाले में 1 दिख रहा है, दूसरे वाले में 3 दिख रहा है, लेकिन तीसरे में z प्रेजेंट नहीं है तो वो हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके बाद हम फॉर्म करेंगे x हमारा ऑलवेज याद रखिए x हमारा होता है वेरिएबल मैट्रिक्स, जो भी हम लोग वेरिएबल चूज किया है। तो क्वेश्चन में एक्स वाई जेड है तो हम एक्स वाई जेड लिखेंगे। आपको बाकी क्वेश्चंस में एबीसी भी मिल सकते हैं, तब आपको एबीसी लिखना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में ये 1/a 1/b 1/c भी मिलता है। जब क्वेश्चन ही उस तरह के फॉर्म में आएंगे, उनके बारे में भी आज का क्लास का डिस्कशन है। थोड़ा देर बाद हम उस तरह के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एक और मैट्रिक्स हम फॉर्म करेंगे जिसका नाम हम लोग देंगे बी। ये बी एक्चुअली एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है। कांस्टेंट मैट्रिक्स यानी जो आपके कांस्टेंट्स है राइट हैंड साइड में, उनको सीक्वेंशियली कॉलम में लिख दीजिए तो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स हो रहा है। अब सवाल उठता है इस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा लिखा क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ए मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स का आप क्रॉस करो। जब आप ए एक्स निकालोगे आप देखोगे कि आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है वो फॉर्म हो रहा है, और अगर मैंने इक्वल्स टू बी लिख दिया तो आप देखोगे कि ये जो पूरा जो ये आपको दिख रहा है ना, ये इक्वेशंस ये तीनों इक्वेशंस एक्चुअली इस तरह से कन्वर्ट हो सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो एक्चुअली ये जो हम लोगों ने लिखी है ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं लिखी है। हम लोगों ने गिवन मैट्रिक्स को, गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, ax = b फॉर्म में। अब अगर मुझे कहा जाए कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो तो मैं क्या करता हूँ, a को दूसरी तरफ मूव करवाता हूँ। a को दूसरी तरफ मूव करवाने पर a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, a इनवर्स b। रिमेंबर यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि बच्चे गलती कर बैठते हैं, b ऑफ a इनवर्स करेंगे। b इंटू ए इनवर्स नहीं, a इनवर्स पहले होगा। याद रखिए मैट्रिक्स के केस में जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। तो आप अगर b के साथ a इनवर्स करोगे, इनवर्स के साथ b करोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। याद रखिए जो इनवर्स आपका जाएगा a पहले है तो वो पहले ही आएगा और माइनस होगा a टू द पावर -1, उसके बाद b लिखेंगे। तो जब आप एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कर लोगे और जब उसको b के साथ प्रोडक्ट करोगे तो मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा? मैट्रिक्स 3x3 है तो इन्वर्स भी 3x3 होगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x3। और b का ऑर्डर क्या है आप देख रहे हो 3x1। तो क्या इन दोनों में प्रोडक्ट पॉसिबल है? आंसर है यस, क्योंकि दोनों 3 है तो प्रोडक्ट हो जाएगा। और रिजल्ट क्या निकलेगा? 3x1। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3x1। और x हमारा भी ये देखिए ये है ना 3x1। 3x1 तो आपको क्या दिख रहा है? दोनों 3x1 है, तो आप कंपेयर करोगे पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तीसरे वाले को तीसरे वाले से। इसका कैलकुलेट करने के बाद मैं b के साथ की बात नहीं कर रहा हूं, तो क्या होगा आपको x y z की वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये है हमारा टोटल प्रोसीजर। सिंपली आपको समझ आ गया कि हम लोगों को a इनवर्स निकालना होगा और उसके साथ b का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए a इनवर्स निकालते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा हुआ है a इनवर्स निकालने का तरीका। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट a डिवाइडेड बाई डेट a, एडजॉइंट ऑफ मैट a, एडजॉइंट मैट a बाई डेट a। डेट a क्या होगा? तो a का डेट निकाल लेंगे। चलिए a का डेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1 0 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 9, फिर -2। आप लोग भी कैलकुलेशन पे ध्यान रखें, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता दें। रो कॉलम बाद हो गया 0 6 -6 हो गया। इसके बाद +1 से कैलकुलेट करिए, रो कॉलम बाद हो गया -3 0। चलिए टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 9 1s are 9, -6 प्लस 2 प्लस ये हो गया +12 और ये हो गया -3। तो 12 से 3 माइनस कर दीजिए, 9 में 9 ऐड कर दीजिए 18। तो डेट वैल्यू हो गया 18, यानी कि 1/18 हम लिखने वाले हैं।
अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से कर रहे हैं, आप लोगों ने हमारे पिछले क्लास में सीख रखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से कैसे निकालते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने का आपको पता है, डिटर्मिनेंट का निकालेंगे और ऊपर में ट्रांसपोज लिख के रख देंगे। डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स जिस तरह से ट्रांसपोज निकालते हैं, इसके रो कॉलम को बाद दे दिया गया, इसका वैल्यू निकाला गया। वैल्यू क्या होगा, 0 माइनस और माइनस प्लस 9, तो ये हो गया +9। सिंबल्स में बाद में पुट करूंगा, पहले मैं एलिमेंट्स निकाल लेता हूँ। 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, 2 के रेस्पेक्ट का रो कॉलम बाद हो गया 0 -6, तो रिजल्ट हो गया -6। 1 के रेस्पेक्ट में रो कॉलम बाद ये हो गया -3 0, तो ये हो गया -3। 1 के रेस्पेक्ट का रो कॉलम बाद 0 माइनस और माइनस +3, 0 के रेस्पेक्ट का रो कॉलम बाद 0 -2। आपको पता चल रहा है मैंने -2 क्यों लिखा, क्योंकि बाद वाला टर्म माइनस होता है। 3 के रेस्पेक्ट का रो कॉलम बाद -3 -4, दैट इज -7। 2 के रेस्पेक्ट का रो कॉलम बाद 6 -0, -3 के रेस्पेक्ट का रो कॉलम बाद 3 -1, 3 -1 2, और 0 के रेस्पेक्ट का रो कॉलम बाद 0 -2। अब सब पे साइन पुट होगा, पहला वाला प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है, माइनस के बाद प्लस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। ओके, प्लस था ये, माइनस, तो ये प्लस होगा, प्लस, ये होगा माइनस और ये होगा प्लस। देखिए मैंने साइन चेंज करते टाइम 2 साइन मुझे 2 बार पुट करने चाहिए था और 1 बार कैलकुलेट करना चाहिए था, मैंने स्किप किया। जो चेंजेस करने चाहिए थे मैंने सारा चेंजेस यहाँ कर दिया, तो ये हमारा इनवर्स फाइंड आउट होके आ गया। अब आपको दिख रहा है 18 बाहर में है और जो अंदर की तरफ हमें दिख रहा है उसमें कोई भी टर्मिनोलॉजीज ऐसे नहीं है जिसको हम लोग कैलकुलेट कर पाए, राइट। मतलब सॉरी 18 से डिवाइड करके कोई अच्छा वैल्यू मिल जाए, इसलिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसको वैसा ही रखते हैं। 1/18 बाहर में रहता है, तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, x इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने जाना है कि 1/18 यानी कि a इनवर्स जो है वो हमारे पास रहेगा 9 6 -3 -2 7 6 -2 -2, और हम लोग क्या करेंगे, इसे b के साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो b हमारा क्या है, 7 11 1। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है, चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं। बाहर में 1/18 रख दीजिए और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कीजिए। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 7 are 63, 11 6 are 66, -3 1 are -3, और बीच में प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस था, माइनस रहा। आपको पता है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद टर्म नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यानी मैट्रिक्स इनक्लोज होगा। अब सेकंड मैट्रिक्स फॉर्म होगा 2 1, तो -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, ये होगा -22, और ये हो गया +7। बीच में प्लस करना होता है, जो साइन है वैसे ही रह जाएगा। 6 7 are 42, -22 -2। चलिए कैलकुलेट करते हैं टोटल वैल्यू। 1/18 मैट्रिक्स में आ रहा है हमारे पास, 63 में 63 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसके सब्सट्रैक्शन के बाद भी 63 होगा, 126 हो गया। यहाँ होगा 21 से 7 सब्सट्रैक्ट कीजिए, -14, और इसमें ऐड कर दीजिए, माइनस में रिजल्ट आने वाला है। 14 ऐड कर रहे हैं, 6 3 36। यहाँ पर आपको 2 सब्सट्रैक्ट करो 40, फिर 22 सब्सट्रैक्ट करो, तो 42 से 2 सब्सट्रैक्ट कर दिए तो ये हो गया 40, 40 में से 20 सब्सट्रैक्ट किया 20, और 2 सब्सट्रैक्ट किए 18, तो रिजल्ट हो गया +18। अब आपको आई होप कि पता चल रहा होगा कि 1/18 जब इन सारे एलिमेंट्स में से सबको डिवाइड करता है तो कर दीजिए। 18 9 होता है, 18 9 18 8 18 7 126 होता है, 18 2 36 होता है, 18 1 तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। अब अगर मैं कहूं क्या रिजल्ट क्या आया, आंसर क्या आया, तो आप बोलोगे हमारी रिजल्ट आई है कुछ इस तरह से, x इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स आया है 7 -2 1, ठीक है, और x आपको क्या पता है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है विथ वेरिएबल्स x y z। तो कंपेयर कीजिए, x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 7, ठीक है, इस तरह से कंपेयर करके आपको x की वैल्यू निकल के आ रही है 7। हम लोग सिंपली लिख देंगे x की वैल्यू हो गई 7, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 1। जो पूरा मेथड है वो मैंने एक पन्ने में सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप जंप्स किए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इनवर्स को बहुत क्विकली निकाला, मल्टीप्लिकेशन को मैंने बड़े रफली किया, और ये डिविजन्स वगैरह सब। आई होप कि आपको पूरा मेथड समझ में आया होगा कि किस तरह से मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड का इस्तेमाल करके हम किसी एक क्वेश्चन के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों को कितना समझ में आया और क्या उनके पास डाउट्स है। तो सबसे पहले अनुराग।
क्लियर हो गया अनुराग पूरा मेथड? अनुराग, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. गौरव, यस सर. कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाह रहे हैं? नो सर. डाउट? नो सर. रंजन, सर क्लियर है. ओके. आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है. मैं एक बार सिंपली पूरा मेथड रिवाइज करवा देता हूं. सबसे पहले आप लोग लिखोगे मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट से a, इसके बाद आप लिखोगे वेरिएबल का मैट्रिक्स x, और फिर आप कांस्टेंट का मैट्रिक्स लिखोगे b. आपको पता है कि ax = b है, तो ये मैंने आपको सिर्फ प्रोसीजर समझाया है, ये आपको करना नहीं है. आपको सिंपली a का इनवर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, उसके लिए आप सबसे पहले मॉड a कैलकुलेट करोगे. मॉड a कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद आप निकालोगे इनवर्स. इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ मैट a निकालोगे, बाय मॉड a करोगे. आपने निकाल लिया, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी a इनवर्स b. a इनवर्स आपने लिखा, b लिखा. a इनवर्स इनटू b में इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, रिजल्ट निकालिए. फिर अगर डिवीजन होता है कीजिए. हर क्वेश्चन में डिवीजन होके इसी तरह के नंबर्स आएंगे जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी आपको फ्रैक्शन भी मिल सकते हैं. ठीक है, अगर ये बाहर में रह जाता, ये कैंसिल नहीं होता, तो यहाँ पर बाई 18 होके रहता. अगर ये 17/18 हो जाता तो क्या होता है? x की वैल्यू हमें 17/18 मिलती. इस तरह से हमारे क्वेश्चंस कैलकुलेट होते हैं. आज के क्लास में हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जिस क्वेश्चन के बाद आपको इस चैप्टर के बारे में और क्लियरिटी मिलेगी. एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मैंने ए आपको लिख के दे दिया. ये एक कॉलम मैट्रिक्स लिखता हूं 1 2 3. एक्चुअली कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3. आपको दिया जा रहा है 2 3 -3, और आपको एलिमेंट दिया जा रहा है -3 2 -4, -3 2 -4. तो ये आपका एक मैट्रिक्स है. आपको कहेगा फाइंड ए इनवर्स. तो आप तो जानते हो कि हाँ मैं मुझे इस तरह के क्वेश्चंस बनाने आते हैं, तो आप बना लोगे. और यहाँ हेंस वाला टाइप का क्वेश्चन नहीं है, यानी पार्ट 4 वाले वीडियोस की तरह हम लोग बना लेंगे. सवाल उठता है इसके बाद क्या? इसके बाद ये है कि क्वेश्चन कहता है 3 इक्वेशंस वो लिख के देता है. x + 2y - 3z, x + 2y - 3z. वो कहता है इज इक्वल्स टू -4, सॉरी -4. आपको वो दूसरा इक्वेशन लिखता है 2x + 3y + 2z दैट इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में कहा गया है 2. एंड थर्डली उन्होंने कहा है 3x - 3y - 4z इज इक्वल्स टू, उन्होंने लिखा है 11. बोलता है इस इक्वेशन को सॉल्व करो, लेकिन यहां पर वर्ड है हेंस. अब हेंस का मतलब क्या होता है? हेंस का मतलब होता है जो आपने किया है उसका इस्तेमाल करके. तो आप a से a इनवर्स निकालोगे. अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है? ध्यान से देखो, 1 2 3 है ना, 2 3 -3 है ना, और -3 2 -4 है ना. तो जो आपने इनवर्स निकाला था वो एक्चुअली इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है. और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आप लिखोगे ना Ex = b, और फाइनली आप x = a इनवर्स b निकालोगे. तो a इनवर्स कौन सा होगा? a आपका कौन सा है? यही a था ना. तो इसी को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई नया यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. तो इस तरह का क्वेश्चंस भी एग्जाम में देता है, जिसमें आपको करना क्या है? आपको यहाँ जो आपने a इनवर्स फाइंड आउट करके निकाली वो सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दोगे. ठीक है, और b जो आपका है वो आप यहाँ पर b लिख दोगे. b आपको यहाँ दिख रहा है ना, आपका नया क्रिएट हो रहा है -2 4 2 11. तो ये आप सिंपली लिख दोगे, और a इनवर्स आप लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिखा है वो पुट करोगे. इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में वर्ड यूज किया गया है हेंस. आई होप कि आपको ये मेथड, ये सब चीज समझ में आई होगी. क्लियर हुआ किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? गौरव? यस सर. एंड व्हाट अबाउट रंजन? क्लियर हुआ रंजन? ओके रंजन, सर तो रिपीट करिएगा क्वेश्चन. सॉरी, रिपीट करिएगा सर. रिपीट करूं? ओके ठीक है रंजन, रिपीट करता हूं. म्यूट. देखिए रंजन, क्वेश्चन ये था ना कि ए आपको मैंने बता दिया है और कह रहा हूं कि ए इनवर्स निकालो और हेंस इसे सॉल्व करो. तो जब हेंस आता है तो आपको पता है हेंस का मतलब होता है जो आपने पहले किया उसे यूटिलाइज करना है. तो यूटिलाइज कैसे करेंगे? देखिए इससे ये निकालना आपको आता है, ए से ए इनवर्स निकालना. तो हेंस के बाद जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो इस क्वेश्चन का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करोगे. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एक्चुअली ए जो गिवन है वही है. ठीक है, तो आप ए इनवर्स निकालोगे, वो आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है ना, निकाल रखा है ना, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में पहले पार्ट में बोला गया था. तो आप उसको यहाँ पर पुट कर दोगे. इसलिए इसमें हेंस का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आप अलग से नहीं निकालोगे. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के बारे में और मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो थोड़ा इससे डिफरेंट होने वाला है.
चलिए मैं इसी क्वेश्चन में उसे करके दिखाता हूं। जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं उसे प्लीज मुझे लिखने दीजिए और नोट डाउन कीजिए। इस इक्वेशन को नोटिस कीजिए। इस इक्वेशन की खासियत क्या है? अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन की जगह में हेंस बोलकर इस क्वेश्चन की जगह में ये क्वेश्चन देता तो हम क्या करते? ध्यान से देखिए, यहां पर जब आप इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करोगे तो आपको निकलेगा 1 2 -3, 1 2 -3, 2 3 2, 3 -3 -4, राइट? ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकल रहा है। और आप देखो क्या आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स दिया हुआ था ये वही है, हाँ या ना? सेम है या नहीं है? आंसर है नहीं है। ध्यान से देखिए, इसके रो क्या है? इसके रो में है 1 2 -3, इसके रो में 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 है, -3 नहीं है, तो ये डिफरेंट हो गया। बट ध्यान से चेक कीजिए, इसका जो रो है 1 2 -3 वो इसका कॉलम है 1 2 -3, 2 3 2 2 3 2, यानी कि ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में, यानी जो आपने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म किया वो क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो अगर आपने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने कंसीडर कर लिया कि सी फॉर्म किया है तो वो गिवन क्वेश्चन का ट्रांसपोज है। ये जो चीज है इससे क्या फर्क पड़ जाएगा क्वेश्चन को? एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अब अगर आपको बोलेगा हेंस दे के आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक, तो आपने बना दिया इस तरीके से जैसे मैंने बोला। लेकिन अगर इसकी जगह पे ये क्वेश्चन दे दिया तो जब आप फॉर्म कर रहे हो तो देख रहे हो कि आपको गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल रहा है, तो क्या करोगे? तब आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। हम ये जानते हैं, वी नो कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स और ए का इनवर्स सेम होता है। तो सिंस हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज है और जो क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स है वो उसका मतलब ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो जो ए का आपने इनवर्स फाइंड आउट किया है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स भी वही होगा। ओके, एंड उसके बाद अब बिल्कुल जैसे आपने सीखा है पुराने क्वेश्चन की तरह बना दोगे। आई होप कि 3 क्वेश्चंस 3 एग्जांपल्स मैंने लिया। पहला वाला एग्जांपल नंबर 1 था जिसमें मैंने बेसिक चीज करवाई, ये एग्जांपल नंबर 2 करवाया जिसमें मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करवाया, ये मैंने एग्जांपल नंबर 3 करवाया। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको हेल्प कर रहा था, राइट? डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को ये समझ आया या नहीं। अनुराग, ये समझ में आया जब क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए तो क्या करना होगा? यस सर। ओके, गौरव? यस सर। रंजन? यस सर, आ गया। ओके, बहुत इजीली चीज थी कि ए जो पिछले वाले क्वेश्चन में था कि ए का इनवर्स और ए ट्रांसपोज का इनवर्स सेम होता है, तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को लिख के वी नो, हम लोग फिर उसी इनवर्स को लिख देंगे और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम आज के लास्ट एग्जांपल नंबर 4 को करते हैं, जिसके बाद आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। कभी भी एग्जाम में आए हुए किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन का फॉर्म, जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है इस चैप्टर में, वो कुछ इस तरह से आता है, 2/x प्लस 3/y माइनस 4/z इज इक्वल्स टू -3। ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 1/x प्लस 2/y प्लस 6/z इज इक्वल्स टू 2 है। तीसरा इक्वेशन है 3/x माइनस 1/y प्लस 2/z इज इक्वल्स टू 5 है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने बोलेगा तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा आप लोग इजीली फॉर्म कर सकते हो। 2 3 -4 1 2 6 3 -1 2 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। अब सवाल उठता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के बाद वेरिएबल मैट्रिक्स क्या होगा? तो वो होगा 1/x 1/y 1/z। क्या होगा? 1/x 1/y 1/z। मैं बताऊं, किताबी भाषा में अंतर आ जाती है लिखने के तरीके में, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है।
किताब में क्या करेगा पता है, इन सब इक्वेशंस में से बोलेगा 1/x को a कंसीडर कर लो, 1/y को b कंसीडर कर लो और 1/z को c कंसीडर कर लो। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा 2a + 3b - 4c = -3, जैसा क्वेश्चन था। हो गया ना। अब इसके बाद आप सॉल्व करो। तो अगर आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या फॉर्म करना होगा, abc। ओके, मैं कहता हूं आपको इस मेथड को सीखने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से क्वेश्चंस को रीराइट करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन था कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करो, वेरिएबल मैट्रिक्स फॉर्म करो, कांस्टेंट मैट्रिक्स जो b था हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म करो, -3 2 5। हमें क्या करना है, a का इनवर्स निकाल के b को मल्टीप्लाई करना है, कर दो। तो x आपकी जगह पर आपको लास्ट में मिलेगा x = a इनवर्स b, राइट। आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो एक 3x3 मैट्रिक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल निकल के आता है 1/2 5 7। मैंने मान लिया कि ये मेरा रिजल्ट आया और हम लोगों को क्या पता है 1/x की वैल्यू जो है ये है 1/x 1/y 1/z। तो हमारे आंसर्स क्या होंगे, पहले वाले को पहले वाले के साथ इक्वेट कीजिए तो 1/x की वैल्यू क्या निकलेगी 1/2। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी 2, उल्टा करने पर x की वैल्यू निकल गई। यहां से 1/y की वैल्यू क्या निकल रही है 5, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 1/5। z की वैल्यू क्या 1/z की वैल्यू क्या दिख रही है 7, तो z की वैल्यू क्या निकलेगी 1/7। तो x y z की वैल्यू निकल के चली आई या नहीं। एग्जाम में आपको इस तरह से रीराइट करके, जो कि बुकिश लैंग्वेज में है, बुकिश वे में है, सिखाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि बच्चों को अलग से सीखने की जरूरत है, मुझे लगता है कि इस तरह से भी बच्चे बना सकते हैं। ये इस चैप्टर के टफ क्वेश्चंस में गिना जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस को। मैं देखना चाहूंगा कि बच्चों को कितना समझ में आया। रंजन सर। जी सर बोलिए। कोई डाउट है बताइए। नो सर। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट फेस हो तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए। अगर कभी किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछेंगे और मैं उस सवाल का जवाब दूंगा, तभी क्लास इंटरैक्टिव बनेगी। क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चंस के डाउट आप पूछते हैं उसी तरह से सामने वाला जो बच्चा कैंडिडेट बैठा हुआ है, जो वीडियो को देख रहा है, हो सकता है वो क्वेश्चन उसके मन से भी आ रहा हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और मेरा जिस तरह से मैंने समझाया वो एनफ नहीं था। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है तो बिना हेजिटेशन पूछिएगा हमेशा। अनुराग। यस सर। कोई डाउट? नो सर। गौरव। सर गौरव कोई डाउट? हाँ सर। सो बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे जो मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं, वो मैंने आपको सारे क्वेश्चन सिखा दिए हैं। और मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग इन सारी चीजों को अच्छे से सीख भी गए होंगे मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड से क्वेश्चंस को बनाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ये बनाया जिसमें सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया। एग्जांपल नंबर 2 में जब हम लोगों ने मूव किया तो हम लोगों ने देखा एक मैट्रिक्स दी गई है, उसका इनवर्स फाइंड आउट करके कहा जा रहा है कि इक्वेशन को सॉल्व करें। एक और एग्जांपल देखा जिसमें मैट्रिक्स देके उसके इनवर्स को देके सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बोला गया है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोज फॉर्म हो रहा है तो हम लोग ये लिखेंगे। और फोर्थ और फाइनल एग्जांपल जो हम लोगों ने अभी किया उसमें हम लोगों ने ये सीखा कि एक ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है जिसमें कहा जाएगा इक्वेशंस के वेरिएबल 1/x 1/y करके है, उसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पूरे क्लास का जिस्ट था। हमने बस इतनी ही सारी चीजें हैं जो सीखनी थी। अगर आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया है, वेल डन। नहीं सीखा, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी ना समझ में आए कमेंट कीजिए हमारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स पे, हमसे कांटेक्ट कीजिए, डेफिनेटली हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे बैठे हुए हैं काइंडली आप लोग इन क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और हमसे कांटेक्ट करें जो भी आपके डाउट्स आते हैं। आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। आज का क्लास इतनी दूर तक, मिलते हैं अगले क्लास में जहां हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट। थैंक यू सो मच, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास।